अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी पढ़ाई को और इजी बनाने के लिए, यानी कि जो मैं कहता था आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, तो इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप रेगुलर वे में केवल वीडियोज को देखते रहेंगे और वीडियोज के साथ साथ में कॉपी पेन खोलकर अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट करके उसको लर्निंग भी करते रहेंगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एग्जाम के टाइम में आपकी बीपी नॉर्मल रहने वाली है। अगर अभी थोड़ी बीपी हाई कर लोगे तो बाद में नॉर्मल रहेगी, और अभी नॉर्मल रखोगे तो बाद में हाई रहेगी। सो टुडे वी हैव द पार्ट 3 ऑफ 2020-21 सेशन केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर स्पेशल NIOS, जिसमें हमने बहुत सारे सवाल किए थे और बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल किए थे। और कॉपी पेन खोल के जल्दी से फटाफट तैयार हो जाओ। अगर आपको लगता है आपका चैप्टर पढ़ा हुआ है तो खुद से आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद आपको यहां पर हमारे साथ सीखना है, राइट। कोई भी टॉपिक होता है आपके सामने तो मैं डिटेल में बताता हूं, और ये भी बताता हूं कि अगर अभी ऐसा पूछा है तो हो सकता है इससे ऐसा पूछ सकता है, इससे और ऐसा पूछ सकता है। उन चीज़ों को आपको नोट करते जाना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने चैप्टर्स अब तक पढ़ाए गए हैं सारे के प्लेलिस्ट के लिंक आपको दे दिए जाएंगे। और यार चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बहुत लोग पुराने भी हैं जो रेगुलर वीडियो देखते हैं, पर पता नहीं क्यों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जो ऐसे विद्यार्थी हैं बाय मिस्टेक उनसे मिस हो गया होगा, अभी आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आखिर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। सो आइए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। देखिए सवाल आपके सामने है क्वेश्चन 20, जिसमें दो पार्ट में सवाल पूछा है। ये देखिए क्वेश्चन 20 दो पार्ट में, यही वाला क्वेश्चन पेपर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन पेपर है ये, और इसी पे जो है हम काम करते हैं यहाँ पे। तो इसी में हम आगे यहाँ तक हमने बहुत सारे सवालों को देख लिया था। अब हम सीधे क्वेश्चन 20 पर हैं, जिसमें से दो पार्ट में सवाल इसने पूछा है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को ये तो नहीं लगता कि सर ये जो है केवल स्टूडेंट को मेहनत करना पड़ता है? बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। देखिए फिजिक्स की तैयारी मैं कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि बेटर तरीके से और इजी तरीके आपसे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स पढ़ा सकूँ। देखिए कल पूरा संडे का दिन मैंने दिया है। देखिए लिख रहा है ये चैप्टर 16 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, ये देखिए चैप्टर 15 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नोट्स नहीं है, ये मैंने कुछ स्टडी किया था, कुछ चीज़ें स्टडी किया था कैसे और इजी बना सकता हूँ। ये तो 3 पेज, अभी और बहुत सारे पेज मेरे खराब हुए, तो खराब मतलब मैंने प्रैक्टिस किया है। तो ये चीज़ें आपके लिए मेहनत करता रहता हूँ। दिन में खुद वीडियो बनाने के साथ साथ, स्टडी के साथ साथ, तकरीबन रोजाना वीडियो के साथ और स्टडी आपके लिए करने के साथ 4 घंटे 5 घंटे में रोजाना आपके लिए देता हूं केवल, जिसमें से प्रिपरेशन होता है, कौन कौन से टॉपिक बताने, कौन कौन से करना है, साथ में वीडियो की टाइमिंग होती है, 1 घंटे की, लगभग पौन घंटे की होती है। तो अगर मैं टीचर होकर आपके लिए 4 से 5 घंटे एवरीडे मेहनत कर रहा हूँ, और आप स्टूडेंट होकर अगर मुझसे कम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि फिर आप पता नहीं क्या कर रहे हो। क्योंकि मुझे तो पेपर में नहीं बैठना है, फिर भी मैं आपको और ईजी कराने के लिए कर रहा हूँ। तो देखिए मैं कितना भी दौड़ भाग कर लूँ, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। फ़ायदा तो उसी को मिलेगा जो मेहनत करेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ किसी के डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको अपने डिपेंडेंट रहना है और खुद से आगे बढ़ना है। तो ये बांध लो कि यार एवरीडे कम से कम जो है 3 सब्जेक्ट हैं, 2-2 घंटा देना है, 2 या 6 घंटे की पढ़ाई सेल्फ स्टडी करनी है, और मज़ा आ जाएगा। जिसमें से मान के चलो कि 3 घंटे यूट्यूब का दे दिया, 3 घंटे हो सकता है मैथ का देखोगे, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बाकी 3 घंटे रिवीजन कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया। इतना पढ़ाई कर लोगे तो बिंदास तरीके से तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं है। चलिए, तो सवाल क्या कहता है, जरा सवाल पढ़ लेते हैं हम लोग। हमारा सवाल कहता है ए पार्ट में एक्सप्लेन एज टू वाई द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute is always lower than that of a pure solvent। इसका मतलब ये सिंपल सा कहना चाहता है कि एक गिलास पानी को जितना आपको फ्रीज करना पड़ता है, एक गिलास पानी को जितना आपको फ्रीज करना पड़ता है, उसमें अगर आप चीनी घोलकर फ्रीज करने जाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और नीचे हो जाएगा। डैट मीन व्हाट, क्या कहता है ये? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और उसमें अगर आप कोई सॉलिड नॉन वोलाटाइल मतलब नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल किसको कहते हैं मैंने आपको बताया। जैसे मान लो वोलाटाइल क्या होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये क्या होता है, ढक्कन खोल के
पेट्रोल पंप से घर तक अगर लेके आओगे बोतल में तो 1 लीटर से आधा लीटर हो जाएगा। वोलेटाइल है, वो उड़ जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो नॉन वोलेटाइल की बात करता है, जो कि वेपर में कन्वर्ट अपने आप नहीं होता। तो अगर नॉन वोलेटाइल की बात करते हैं, अगर उसने हमने सॉल्यूशन में मिला दिया, प्योर सॉल्वेंट के साथ मिला दिया, तो ऑब्वियसली यार उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, और नीचे चला जाएगा। तो ये ऐसा कहता है, ऐसा क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन, इसके पीछे का रीजन बताइए। देखिए मैंने आंसर लिख रखा है, देखिए अ सॉल्यूशन विल फ्रीज व्हेन इट्स वेपर प्रेशर इक्वल्स द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉलिड सॉल्वेंट। देखिए नॉर्मली अगर हम बात करते हैं वेपर प्रेशर से, तो अगर आप 1 गिलास पानी लेते हैं, उसको ऊपर ढक्कन के आप बंद कर देंगे, तो अगर उसको फ्रीज करना है आपको, तो देखिए वेपर प्रेशर के टर्म में बात करते हैं, जो सॉल्यूशन आपका फ्रीज होने के बाद हो रहा है और जो आपका प्योर सॉल्वेंट है सॉलिड में, इन दोनों का वेपर प्रेशर जब इक्वल होता है तब कहते हैं उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, जो इक्विलिब्रियम पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या कहता है, अगर रॉल्स लॉ के हिसाब से आप बात करेंगे, रॉल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, वो कहते हैं कि जब कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड को ऐड किया जाता है किसी सॉल्वेंट में, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है और किसके इक्वल हो जाता है, जो सॉलिड सॉल्वेंट होता है ना उसके इक्वल हो जाता है, जिसका टेम्परेचर कम होता है। इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सॉल्वेंट का डिक्रीज कर जाता है। अगर फिर भी आपको यहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है तो आप जो है जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखो, लिंक दिया गया है सॉल्यूशन चैप्टर का, उसमें जाकर आप स्टडी करो, क्योंकि वो मजाक वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप उन चैप्टर्स को आपने पढ़ा होगा तभी यहाँ भी आपको समझ में आएगा, ऐसे डायरेक्टली संभव ही नहीं है कि आपको समझ में आ जाए, और आ भी गया तो फिर आपको अजीब सा अटपटा सा लगता रहेगा। चलिए, तो ये तो आंसर इसका हो गया, बट मैं आपको कुछ डिटेल जानकारी देता हूँ जो कि इसका आंसर नहीं है, स्टार लगा दिया मैंने, यानी कि यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे ग्राफ को ध्यान से देखिए, इस ग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो ग्राफ वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का मैंने बनाया है, जिसमें से आप ध्यान से देखेंगे जो रेड वाला है वो फ्रीजिंग सॉल्वेंट है। अब ध्यान से देखेंगे कि अभी क्या था, जो ऊपर वाला लाइन आपको दिखाई दे रहा ब्लू कलर का, ये लिक्विड सॉल्वेंट है, यानी अभी इसमें कुछ मिलाया हमने नहीं है। तो अब देखेंगे कि जब यहाँ पर हमने कुछ नहीं मिलाया है तो इसका जो टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट का TF0 है, समझ में आ रहा है मेरी बात, और यहाँ वेपर प्रेशर यहाँ पर है। लेकिन बच्चों जैसे ही हमने सॉल्यूशन तैयार कर दिया, इसमें नॉन वोलेटाइल कुछ मिला दिया, तो हम देखते हैं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाता है, साथ में वेपर प्रेशर भी घट जाता है। देखिए वेपर प्रेशर यहाँ था, अब यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर था फ्रीजिंग पॉइंट का था वो और पीछे हो गया, यानी और घट गया, जिसको डेल्टा TF कह सकते हैं। और चूंकि ये कोलागेटिव प्रॉपर्टीज में आते हैं, डेट्स वाई इनका जो नेचर, इनकी किस पे डिपेंड करेंगे, तो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके नंबर्स पे डिपेंड करेंगे। डैट मीन ये जो आपका डेल्टा TF है, यानी कि आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया मोलालिटी का। कैपिटल M होगा तो रिटी बोलेंगे, स्मॉल m होगा तो लिट्टी बोलेंगे। मैंने बोला लिट्टी गोल गोल होता है, लिट्टी खाया ऐसे ऐसे कर घुमा दिया, लिट्टी कहते हैं इसको, तो बिहार में लिट्टी बहुत चलता है, तो आप ध्यान देना मोलालिटी, तो स्मॉल m हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं KF कांस्टेंट देते हैं, जिसको बोलते हैं, ध्यान देना इसके नाम को, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या इसको मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, या इसको क्राइस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो तीनों में से कोई भी नाम आ जाए आपको, तो आपको ध्यान रखना KF के बारे में बात कर रहा है। चलिए, ये आपका आंसर नहीं है इस सवाल का, मैं डिटेल आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अभी आगे बात करते हैं, जब आपसे कहता है बच्चों कि मोलिकुलर स्ट्रक्चर बनाइए, बताइए एसोसिएशन होगा या डिसोसिएशन होगा, उसका कैसा मोलिकुलर फॉर्म होगा, जब इस तरह की बातें करता है तो हमें हेल्प लेनी पड़ती है वैन टॉप फैक्टर की। अब वैन टॉप फैक्टर क्या होता है अभी हम डिटेल में थोड़ा सा जान लेंगे शॉर्ट में। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है उसी के जस्ट बगल में आई आ जाता है, जिसको हम लोग वैन टॉप फैक्टर कहते हैं। आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि यदि आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो डिसोसिएशन होता है, यानी कि टूटता है ये। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे, जैसे HCl H+Cl- से ब्रेक करता है तो डिसोसिएट होता है। अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो वहाँ एसोसिएशन होता है, यानी जुड़ता है वो। और अगर आई की वैल्यू 1 होती है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ये है कि ना वो डिसोसिएट हो रहा है ना वो एसोसिएट हो रहा है। तो अभी आपको कहेंगे सर ये वैन टॉप फैक्टर क्या है, क्योंकि मैंने भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर में वैन टॉप फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ाया है, मुझे लगा पहले कभी आएगा बाद में कभी आएगा तो मैं बता दूंगा, तो वो समय आ चुका है। तो इस पार्ट को मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको कि वैन टॉप फैक्टर क्या होता है अगले थोड़ी देर में। तो फिलहाल मैंने आपको ये फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी बता दी है, बाकी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग तरीके से चैप्टर को मैंने पढ़ाया है। देखिए ये तो फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी है, इसके अलावा बहुत सारा कहानी आ सकता है, जैसे वेपर प्रेशर के रिलेटेड भी सवाल आपसे पूछ सकता है, आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें पूछ सकता है जो चैप्टर में है। तो जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद आइडिया लग जाएगा, जरूरी थोड़ी 2021 में जो पूछा है वही आपके एग्जाम में पूछे, इससे रिलेटेड चीज़ें भी तो पूछ सकता है यहाँ पे, समझ रहे हो मेरी बात। तो खैर
अगर आपको इसमें कुछ नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं, इसके बी पार्ट को सोल्व करते हैं। बी पार्ट तो देखिए यहीं पर सोल्व हो जाता है। अगर आई की वैल्यू हम जानेंगे आई क्या होता है, फिर भी पहले देखिए बी पार्ट पढ़ लेते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन। तो मोलर सॉल्यूशन मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रहा है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रहा है आपको 0.1 दे रहा है। तो आपका एम की वैल्यू कितना दे दिया 0.1 दे दिया। ऑफ एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास 60 ग्राम पर मोल इन बेंजीन इज, ये देखिए ये दे दिया डेल्टा, ये किसकी वैल्यू दे दिया डेल्टा टीएफ की, इसकी वैल्यू दे दिया है। ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देख रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ये दे दिया 0.256 केल्विन, यानी आपको ये वाला वैल्यू दे दिया है, एम आपका दे दिया है, और केएफ देखिए यहाँ दे रखा है, ये केएफ की वैल्यू लास्ट में दे रखा है। तो क्या यहाँ से आप आई नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल आई बता सकते हैं। और आई बताना जरूरी क्यों है, तो आई बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये पूछ रहा है व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ एसिटिक एसिड इन बेंजीन। यानी बेंजीन के अंदर जब हम एसिटिक एसिड, एक बीक एसिड होता है, अगर बेंजीन के अंदर हम किसी बीक एसिड एसिटिक एसिड को मिलाते हैं तो क्या होगा, यानी पूछना चाह रहा है डिसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा, क्या होगा। यानी देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो होगा नहीं, इलेक्ट्रोलाइट में ही आता है। तो देखिए आई की वैल्यू कैसे निकलेगा यहाँ पे, अगर यहाँ पर मैं आई की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू देखिए डेल्टा टीएफ हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पर के एफ एम आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आई की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकते हैं, सारा डाटा आपको दिया हुआ, आप चाहें तो कॉपी पेन पे ट्राई करके देख सकते हैं। आई की वैल्यू सोल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ 1/2 आएगा, आप सोल्व करके देखना 1/2 आएगा, यानी यहाँ होगा एसोसिएशन। फिर जब एसोसिएशन होगा तो एसोसिएशन होने का मतलब क्या हो गया, एसोसिएशन होने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो एसिटिक एसिड है अब ये एसोसिएट होकर रहेगा, अकेले मॉलिक्यूल नहीं होगा, एक और मॉलिक्यूल साथ में इसमें कंबाइंड होकर रहेगा। तो हम डिटेल जानते हैं, फिलहाल वीडियो को पॉज करके आपको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी पार्ट में आपको लिखना क्या क्या दिया है, तो डेल्टा टीएफ दे रखा है 0.256 केल्विन लिखो, एम दे रखा है 0.1 एम मोल में दे रखा है लिखो उसको, और आप देखो केएफ दे रखा है 5.12 केल्विन केजी पर मोल लिखो उसको। आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा के आई की वैल्यू सोल्व करो जरा, और तब तक जो है हम इसे रफ करके हम अगले इसका डिटेल सॉल्यूशन जानते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, टाइम की बचत हो, वीडियो का लेंथ जो है, प्रैक्टिस तो देखिए आपको खुद से ही करना है, आपने किया होगा तो यहाँ निकाला होगा आपने आई की वैल्यू 1/2 आया होगा, सारा चीज कॉन्सेंट्रेशन 0.1 एम दे रखा है, डेल्टा टीएफ दे रखा है, डेल्टा टीएफ का ये फार्मूला हम पुट कर देते हैं, ये वाला ये फार्मूला लगाते हैं, इसमें आप आई की वैल्यू डेल्टा टीएफ के एफ इसको सोल्व करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा ये, यानी आई यहाँ 1 जो है 1 से नीचे है, 1 से कम है। सिंस वेंट ऑफ फैक्टर इज लेस देन 1 इट कन्फर्म्स कि यहाँ क्या होने वाला, एसोसिएशन होने वाला है मॉलिक्यूल का, तो फॉर्मेशन ऑफ डाइमर बनता है। डाइमर का मतलब है कि अभी देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड है, देखिए CH3COO, O एक O डबल बॉन्ड से, एक O सिंगल बॉन्ड और O एक OS से, यानी देखिए ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता ही बनाता है, अगर डायरेक्टली O से कनेक्ट होगा तो डबल बॉन्ड होगा, और ऐसे होगा तो एक सिंगल कार्बन से एक सिंगल हाइड्रोजन से, तब भी इसका 2 बॉन्ड गिनती आ गया। और इधर वाला भी CH3COH होगा तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा, देखिए मैं एरो दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखिए इन दोनों जगह पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम करेगा। और ये जो मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर एक डाइमर का फॉर्मेट बन जाता है, देखिए यहाँ पर है और एक यहाँ पर, इन दोनों जगह पर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का है। तो इसीलिए अब इसका देखिए अगर सिंगल होता तो 60 ग्राम पर मोल लेते, लेकिन डाइमर बन गया है तो 120 ग्राम पर मोल होगा। यदि ये सवाल पूछता, तो सवाल ने पूछा नहीं है, अगर सवाल पूछता कि बताइए कि आफ्टर पूरा हो जाने के बाद एक्चुअल में फिर कितना मास होगा, तो फिर हम 120 ग्राम पर मोल लेते हैं। ठीक, अब आइए थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं कि वेंट ऑफ फैक्टर आई होता क्या है, तो डिटेल में बता देता हूं, क्योंकि सॉल्यूशन वाले चैप्टर में मैंने नहीं बताया है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है। यहाँ पे देखिए वेंट ऑफ फैक्टर आई की यदि हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द वेंट ऑफ फैक्टर आई, ये कहता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये आपको वर्ड ध्यान रखना है, कौन सा वर्ड ध्यान रखना है, ये वाला आफ्टर वाला, देखिए यहाँ पर आफ्टर लिखा और यहाँ पर बिफोर लिखा है, यानी कि ऊपर में क्या होगा, टूटने से पहले नीचे लिखेंगे, टूटने से पहले कितना था, और टूटने के बाद यानी कि एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो, जोड़ने या टूटने के बाद, तो ये ऊपर लिखना, इसी को बोलते हैं वेंट ऑफ फैक्टर आई। और आपको मैंने बोला भी था यदि आई की वैल्यू जो है लेस देन 1 होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एसोसिएशन। आप ही खुद ही सोचो कि यहाँ पर आई की वैल्यू मुझे अगर 1 से कम लाना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन वाला पावर संख्या ज़्यादा होना चाहिए, ऊपर कम होना चाहिए, जो आपका न्यूमिनेटर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, यानी कि
जुड़ने से पहले वो ज़्यादा है, मेरी बात आप ध्यान समझना यहाँ पे, और यहाँ पर बाद में जाने पर कम गया, यानी वो एसोसिएट हो गया, 2 का 1 बन गया। देखिए ना, 2 पार्टिकल 2 मॉलिक्यूल 1 बन गया है, तभी तो बोलेंगे आफ्टर। आफ्टर आफ्टर में क्या हो रहा है, यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन होगा तो कम गया ना यहाँ पे, तो ऊपर वाली वैल्यू कम आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, तो 1 से कम। और यदि 1 से ज़्यादा होता है तो डिसोसिएशन होगा। इसका मतलब है कि बिफोर जितना संख्या था, जितना था उससे ज़्यादा वो ब्रेक कर गया, यानी कि देखिए HCl, देखिए ये अकेला है, लेकिन अब इसमें डिसोसिएशन होने के बाद ये N=2 इसकी वैल्यू आ गई है, एक H प्लस एक Cl माइनस आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर वाले की वैल्यू ज़्यादा आ जाएगी, नीचे वाले की वैल्यू कम आ जाएगी। इसका मतलब है कि वहाँ पर क्या हो जाएगा, एसोसिएशन हो जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा, जैसे कि यहाँ पर एसोसिएट हो रहा है, यहाँ पे सॉरी डिसोसिएट हो जाएगा। वो कंफ्यूज नहीं होना, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट यहाँ देखिए मैं लिख देता हूँ, यदि I ग्रेटर देन 1 है, समझो मेरी बात को, I ग्रेटर देन 1 है, तब यहाँ पर होगा डिसोसिएशन, ये डिसोसिएशन आने वाला है। देखिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, और I लेस देन 1 है तो यहाँ होगा एसोसिएशन, बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो क्यों होगा, आप खुद ही मैनिपुलेट दिमाग में करके देख लो, कब इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, ऊपर वाला ज़्यादा होना चाहिए, तो ऊपर वाला ज़्यादा मतलब डिसोसिएट करेगा तभी पॉसिबल, इसलिए डिसोसिएशन होगा। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ अभी, और हम इस पे आते हैं। एक फार्मूला होता है डिसोसिएशन का, I=1 + n-1, और ये अल्फा होता है। और डिसोसिएशन का होता है I=1 + 1/n, सेम होता है, खाली 1/n - 1 अल्फा होता है। अल्फा क्या होता है, अल्फा आप समझते हैं उसका आयोनाइजिंग पावर होता है। जैसे कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ये 100% आयोनाइज करेगा, आयोनाइजेशन होगा, तो अल्फा की वैल्यू 100% हो गया, यानी कि 100/100 तो कितना आ गया, 1 आ गया। इस फार्मूले में यदि आप n की वैल्यू जो है, अल्फा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो I जो है n के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ 1 पुट कर देंगे तो I n के इक्वल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जितना भी आप लेंगे उसमें वैंट ऑफ फैक्टर वही होगा जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, तो HCl में देखिए H + Cl- n=2, HNO3 में H + NO3 - n=2, H2SO4 में 2H + SO4 2 - n=3। यहाँ चार्जेस पर हम ध्यान नहीं देंगे, हमें सीधा काउंटिंग करनी है कितना है, चार्जेस से मतलब यहाँ पर नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो I की वैल्यू आएगी वहाँ पर 2 आएगी, यहाँ जो I की वैल्यू आएगी यहाँ भी 2 आएगी, और यहाँ जो I की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। आपको समझ में आ रहा है। स्ट्रॉन्ग बेस की बात करते हैं, जैसे NaOH, Na+H+ में ब्रेक करेगा, यहाँ पे Na+ और OH- में ब्रेक करेगा, Na+ और OH- में ब्रेक करेगा ये, ठीक। तो यहाँ पर N=2 आ गया, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। BaOH का होल ट्वाइस Ba2 + 2OH- n=3, यहाँ I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, जैसे वीक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड जो मैंने अभी सवाल यहाँ पर पूछा था, या HCl बात कर लेते हैं, या वीक बेस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 100% आयोनाइज नहीं होता है। मान लो सवाल पूछ दे ऐसा कि 10% आयोनाइज्ड हो रहा है, मान लो सवाल ऐसा पूछ दे कि ये जो है 10% आयोनाइज्ड हो रहा है, तो 10% होगा, 20% होगा, तो इसकी अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर मैं यहाँ रेड पेन से कर दूं आपको दिखाने के लिए, मान लो अगर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लूँ कि ये है CH3COOH और ये 10% आयोनाइज्ड हो रहा है, 10% आयोनाइज्ड हो रहा है यहाँ पे, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 10/100, यानी आ जाएगा 0.1 आ जाएगा। इस अल्फा की वैल्यू को आप देखोगे ध्यान से, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा यहाँ पे, ये आपको समझना पड़ेगा कि भाई वीक इलेक्ट्रोलाइट में यहाँ पर क्या होगा। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कहीं ना कहीं डिसोसिएट करता है, क्योंकि CH3COOH कैसा ब्रेक करता है, देखिए ये ब्रेक करता है CH3COO- में प्लस H+ में, तो डिसोसिएशन ही तो होता है यहाँ पर। तो डिसोसिएशन का ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर यहाँ पर आप पुट कर देंगे अल्फा की वैल्यू 0.1, तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। चूंकि यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, देखिए n की वैल्यू 2 है, तो क्या क्या मिल गया, देखिए यहाँ पर आप पुट कर देंगे, n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, अल्फा की वैल्यू 0.1 पुट कर देंगे, बाकी तो आपको सोल्व करना है, तो I की वैल्यू आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें थी जो वैंट ऑफ फैक्टर के बारे में मैंने आपको बताया। यानी वैंट ऑफ फैक्टर आपको बताता है कि एसोसिएशन का केस है या डिसोसिएशन केस है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मेट के बारे में ये बताता है। ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको डिटेल बताने की कोशिश की है। चलिए हम अगले सवाल पे बात करते हैं, इस पर ज़्यादा समय नहीं देते हुए अगले सवाल पे बात करते हैं, इसी डिटेल मैंने आपको बता दिया है। चलो भाई ये रहा आपका अगला सवाल 21, एंड सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है और हर सवाल आपको बहुत कुछ सिखाएगा। इवन में हर सवाल के इर्द गिर्द के कहते हैं ना कि इसे रेडियस बात करते हैं, रेडियस मतलब
अगर मान लो इतना पूछा है तो मैं आपको पूरा रेडियस में जितनी चीज़ें होंगी सब बताने की कोशिश करूंगा, इस रेडियस में जितनी चीज़ें आएंगी सब बताने की कोशिश करूंगा। तो इसलिए आप टेंशन फ्री रहो, कॉपी पेन लेके सीखते चलो। थर्मोडायनेमिक का बहुत बेहतरीन सवाल है और एक सवाल से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। देखिए कहता है व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड एंथैल्पी। सबसे पहले तो आपको पूछा है बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पिछले के कई सालों में भी बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में पूछ चुका है, मुझे देखना पड़ेगा कौन कौन साल में पूछा है, लेकिन ये रिपीटेड सवाल है और ये चांस होता है पूछने का कि ये जो सवाल होता है बॉन्ड एंथैल्पी का डेफिनेशन ये पूछता है, यानी कि चांस होता है पूछने का। इसके साथ में कुछ एक आध न्यूमेरिकल दे देता है जो अभी दे दिया है इसने। तो एक तो हो गया व्हाट इज मीन्ड बाय बॉन्ड एंथैल्पी, इसका पहले आंसर देख लेते हैं। कहता है द एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम जिसको डिफाइन कर रहे हैं जो डिसोसिएट करेगा, तो डिसोसिएट करने में हम केवल गैसियस कंपाउंड्स को ही कंपनाइज करेंगे, गैसियस कंपाउंड्स के बारे में ही उसको गिनती करेंगे, काउंट करेंगे। तो एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी निकालते हैं। जैसे कि देखिए रिएक्टेंट्स टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट जो होता है वो होता है अनस्टेबल। मेरी बात ध्यान समझना, अनस्टेबल होता है तभी तो स्टेबल होने के लिए प्रोडक्ट में बनता है वो। तो यानी अनस्टेबल इसके पास क्या हो जाएगा, हाई एनर्जी हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और इसके पास क्या हो जाएगा, लो एनर्जी हो जाएगा। तो जब हम घटाएंगे तो हाई एनर्जी में से लो एनर्जी घटाएंगे ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ रिएक्टेंट्स में से प्रोडक्ट को हम माइनस कर रहे हैं। तो कहता था एवरेज अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज इन्वॉल्व इन द डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। यानी 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करने में गैसियस कंपाउंड्स को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचने में जितना देना पड़ता है उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, बॉन्ड एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। सो बच्चों यहाँ पर जो सिंबल आपके सामने देता है ये वाला, इस सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। और अगर यहाँ पर नॉट लगा दे, ये वाला ये नॉट लगा दे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। जब सारे एसटीपी पर हो, स्टैंडर्ड पर हो, टेम्परेचर 270, आप जो भी 298 केल्विन आप ले लो, यहाँ पे आपका जो है प्रेशर 1 बार ले लो। तो इस तरीके से जब स्टैंडर्ड लेते हैं तो स्टैंडर्ड रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के नाम से इसको हम जानते हैं। चलिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक रिएक्शन आपको दे दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 गैसियस में प्लस H2, और इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है C2H6 गैसियस बन रहा है। तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये गैसियस में, हमें गैसियस पर ही काम करना है, प्लस H2, प्लस क्या लिखा है, H2 लिखा है, गैसियस में लिखा है, और ये बन रहा है C2H6 गैसियस में है। अगर इसको आप थोड़ा सा ब्रेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन हो गया। तो इतनी जगह आपको हाइड्रोजन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड यहाँ बन रहा है, 1 2 3 4, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 बन रहा है यहाँ पे, प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोजन में H और H बॉन्ड बनेगा। और इधर यदि आप बात करेंगे तो C और C, तो C और C में देखिए यहाँ पर एक H, यहाँ पर H और यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग है 6 है, कार्बन कार्बन का 1 है। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन बॉन्ड एंथैल्पी दे रखा है। जैसे H और H की बात करते हैं तो H और H का कितना दे रखा है, 433 दे रखा है। अगर आप C और C की बात करते हैं तो C और C का कितना दे रखा है, यहाँ पर 413 दे रखा है। इसका कितना दे रखा है, तो इसका इतना दे रखा है, कहाँ गया, ओ इसका हो गया, ये वाला इसका हो गया, तो इसका ये हो गया, और इसका ये हो गया। तो देखिए सबका दे रखा है यहाँ पर कि अगर H बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी 433 है, C डबल बॉन्ड C की 615 है, C सिंगल बॉन्ड C की 347 है, और C हाइड्रोजन बॉन्ड की, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्डिंग 413 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है यहाँ पे। तो हमें कौन सा लगाएंगे, ये वाला फॉर्मेट लगाएंगे। तो गिनती भी तो करना आना चाहिए आपको। तो आइए एक बार इसका गिनती कर लेते हैं और इसको फटाक से सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। जैसे कि मैं आपके सामने अगर लिखता हूँ यहाँ पर, मान लो मैं यहाँ पर लिखूँ डेल्टा एयर H0 अगर लिखूँ मैं, तो क्या लिखते हैं, पहले तो हम किसका लिखते हैं बोलो, पहले हम लिखते हैं, बोलो किसका लिखते हैं, पहले रिएक्टेंट का। तो रिएक्टेंट की साइड में आपको दिख जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर ध्यान से 4, तो यहाँ लिखेंगे 4Be, बॉन्ड एंथैल्पी किसका, CH बॉन्ड का, CH बॉन्ड का 4 हो गया, प्लस अब देखो यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का 1 है, तो सिंपली हम लिखेंगे
सी सी बॉन्ड हो गया ये, प्लस यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी है, तो यहाँ लिखेंगे प्लस बॉन्ड इंथैल्पी किसका, एच एच बॉन्ड का, ये भी हमने लिख दिया। इसमें से माइनस हम लोग कर देंगे, तो इसमें से क्या माइनस हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा, ध्यान से देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 बॉन्ड इंथैल्पी एच एच बॉन्ड सी एच बॉन्ड का, एच एच नहीं सी एच बॉन्ड का, प्लस कार्बन कार्बन का है तो बॉन्ड इंथैल्पी कार्बन कार्बन बॉन्ड का। तो ऐसे सवाल आए तो आपको यही समझना है, और कभी भी मिस्टेक मत करना कि प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट कर देना, रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट होगा यदि बॉन्ड इंथैल्पी की बात करेगा तो। बाकी सिंपली कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप करोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे अगर सबको आप ब्रेक कर दोगे तो ब्रेक करने के बाद कुछ चीज़ें आपको मालूम हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ हो जाएगा 4BE CH प्लस BE C बॉन्ड C प्लस BE H बॉन्ड H माइनस 6 BE CH माइनस BE CC। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर CH, यहाँ भी CH, तो ये वाला कट जाएगा और ये वाला इसका यहाँ पर 2 बच जाएगा। जब यहाँ कटेगा तो माइनस माइनस में आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा घटकर। तो इसका मतलब क्या बच जाएगा, प्लस वाला पहले लिख लेते हैं। तो प्लस वाला क्या बच गया यहाँ पे, BE C डबल बॉन्ड C प्लस BE H बॉन्ड H माइनस 2 BE C बॉन्ड H और माइनस BE C बॉन्ड C। तो यहाँ से आप इनकी वैल्यूज जो पुट कर दोगे, जैसे आप वैल्यूज पुट करोगे तो आंसर आपके सामने निकल कर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 125 आएगा। पुट कर लेना वैल्यू 125 किलो जूल पर मोल इसका आंसर आएगा, या वैल्यू पुट कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल आपको सीखने का मौका मिला कि जब इस तरह के सवाल पूछे तो हम ये ऐसा करते हैं। चलिए हम आगे अपने सवाल पे आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के साथ में जो है अपने सवाल 22 को हम स्टार्ट करते हैं। आवाज़ जा रही बारिश की? नहीं जा रही होगी। इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, देखिए मोलर कंडक्टिविटी दिया है जिसको कैप एम से डिनोट करते हैं वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये ग्राफ आपको दे रखा है और ये बहुत ही फेमस ग्राफ है, कई बार पूछ चुका है ये कई बार पूछ चुका है और पूछता रहता है ये। ठीक है, ये कुछ स्पेशल गेस्ट है, वीआईपी गेस्ट होते हैं, वीआईपी गेस्ट होते हैं जिनको बार बार केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में पूछा जाता है। पक्का होता है कि 100% ये आएंगे ही आएंगे। जैसे मान लो किसी गांव में कोई प्रोग्राम हो तो उस गांव का मुखिया आएगा ही आएगा, सरपंच आएगा ही आएगा, वार्ड कमिश्नर अगर बगल अगल का है तो आएगा ही आएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आएंगे ही आएंगे, कोई रिटायर्ड फौजी वगैरह हैं जो सम्माननीय व्यक्ति हैं तो आएंगे ही आएंगे। तो वैसे ही कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके चांस होते हैं आने के। हाँ, कई बार हो सकता है कि उनका आने का टाइमिंग आगे पीछे हो, या हो सकता है उनका पहनावा अलग हो, दिखने का तरीका अलग हो, तो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन समय के साथ हम बोलेंगे कुछ चीज़ें रिपीट करती हैं, उन्हीं में से ये भी एक ग्राफ है। इस ग्राफ को आप समझना है, जो आपका सीधा लाइन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है। हमेशा आपको माइंड में सेट कर लेना है कि जब भी इस तरह ग्राफ दिखे पिक्चर एकदम दिमाग में क्लिक कर लेना, डाउनलोड कर लेना दिमाग में पूरा। तो यहाँ से ये जो है बोले सर अपलोड कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कर लो अपलोड। ये जो टेढ़ा लंगड़ा दिख रहा है बी वाला, ये बी की इलेक्ट्रोलाइट होता है, और जो स्ट्रॉन्ग होता है वो सीधा लाइन जाता है। तो कहता है प्रेडिक्ट द नेचर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ए एंड बी। तो ऐसे ही हो गया कि इलेक्ट्रोलाइट ए हो गया स्ट्रॉन्ग, इलेक्ट्रोलाइट बी हो गया वीक। फिर कहता है व्हाट हैपेंस ऑन एक्सट्रापोलेशन ऑफ एक्सट्रापोलेशन यदि हम करते हैं कैप एम टू कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो। तो कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचिंग जीरो का मतलब क्या हुआ, इसको बढ़ा के डॉट 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 जब नीचे की ओर लाएंगे, इस लाइन को और आगे बढ़ा देंगे और इस लाइन को जब नीचे की ओर लाएंगे तो आप देखेंगे बी वाला को आगे बढ़ाएंगे तो कटेगा नहीं, लेकिन ए वाला को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या करें, इंटरसेक्ट दे देगा, यहाँ पर इंटरसेक्ट देगा। लेकिन बी वाला को बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, ये नहीं कट होगा। तो व्हेन ग्राफ ए इज एक्स्ट्रापोलेटेड गिव्स इंटरसेप्ट विच इज वैल्यू ऑफ, इसका देगा यहाँ पर किसकी वैल्यू जीरो दे देगा, ये वाला कैप एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना। फिर तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेंट्रेशन जीरो नहीं होगा, ये नीचे आएगा तो ये जीरो हो जाएगा। डेट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं ए का। लेकिन अगर आप बी का एक्सट्रापोलेशन करेंगे तो कोई भी इंटरसेप्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये चीजें रही। चलिए आगे बात करते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ग्राफ के बारे में। इट्स वेरी वीवीआई क्वेश्चन, मैं लिख रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा फॉर्म इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि ये डिजिट के साथ हो। जैसे ये अभी पढ़ते हैं सवाल, इसमें अलग अलग
डिजिट चेंज कर जाता है, कंपाउंड्स को चेंज कर देता है, बट फॉर्मेट एक ही रहता है, कंसेप्ट एक ही है। और ये लगभग एग्जाम में पूछता है, यानी कि अगर आप नीट का भी पेपर देंगे, IIT का भी पेपर देंगे, तो उसमें भी कई बार ये चीज़ें पूछ चुका है, बोर्ड एग्जाम में पूछ चुका है। तो आपके NIS बोर्ड में भी पूछने के चांसेस होते हैं कि ये पूछ सकता है, जैसा कि इस साल लेटेस्ट 2021 में पूछा है। क्या दिया जरा पढ़ लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ सिल्वर डिपोजिटेड, आपको बताना है मास ऑफ सिल्वर कितना डिपॉजिट हुआ है जब 500 कूलॉम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाया गया। मान लो कोई सॉल्यूशन है, मैं बी वाले के बात करते हैं, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन है यहाँ पे, और यहाँ पर जो है ये वाला इस तरह से है, और ये सॉल्यूशन दे देगा आपको, ये सॉल्यूशन हो गया यहाँ पे। तो कहते हैं जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि यहाँ से जब हम करंट देंगे, यहाँ पर जब हम करंट देंगे, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे इस तरह से, ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, कुछ इस तरह का मान लो समझ लो। तो इसके अंदर कितना Ag होगा जिस पे डिपॉजिट होगा, तो 500 कूलॉम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। तो AgNO3 सॉल्यूशन है, तो सिल्वर का दे रखा है 108 ग्राम पर मोल होता है, और 1 फैराड की वैल्यू दे रखी है 96,500 कूलॉम पर मोल दे रखा है। तो इसका मतलब थोड़ा समझते हैं इसका कंसेप्ट क्या है और कैसे ये सवाल आपके सामने आए तो आपको सोल्व करना है। जरूरी नहीं था, हो सकता है यहाँ पर H2SO4 दे देता जिसमें हाइड्रोजन के डिपोजिट की बात करता, या कोई और भी कंपाउंड दे सकता था। तो सबसे पहले तो आपको ब्रेक करना आना चाहिए, जैसे AgNO3 है, तो आप सबसे पहले तो AgNO3 को आप ब्रेक कीजिए। तो AgNO3 को आप ब्रेक करेंगे तो टूटेगा, Ag प्लस में टूटेगा, समझ में आ रहा है आपको, Ag प्लस में टूटेगा प्लस यहाँ पर किस में टूटेगा, ये NO3 माइनस में ब्रेक करेगा, समझ में आ रहा है, Ag प्लस में टूटेगा और NO3 माइनस में ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर जो है, ये तो मैंने सिंगल रॉड लिया है, अगर डबल इलेक्ट्रोड लेंगे, गैल्वेनिक सेल का लेंगे, डबल लेंगे, जिसमें से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव लेंगे, दोनों भी लिया जा सकता है, दो इस तरह से लेंगे, यहाँ पर इस तरह से दो ले सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, और ये कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला हिस्सा यहाँ बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये जो Ag प्लस है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Ag बना देगा, समझ में आ रहा है बात। ये जो Ag प्लस है वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देगा, Ag बना देगा। और यही तो पूछ रहा है आपसे कि ये जो सॉलिड फॉर्म में है ये वाला कितना डिपॉजिट होगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का सीधा संबंध किससे होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो करवाते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है वो, बोलो हाँ या ना। यानी अगर आप यहाँ से इधर से इलेक्ट्रिक चार्ज आ ही जा रहा है, करंट इधर से क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग दे रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं चार्ज ऑफ 1 मोल चार्ज की बात करते हैं, 1 है ना, चार्ज 1 मोल बात करते हैं, 1 मोल ऑफ चार्ज या चार्ज ऑफ 1 मोल, 1 मोल के चार्ज की बात करते हैं तो उसमें होता है 96,500 कूलॉम होता है। आपको ध्यान देना है कि जब आप 1 मोल की बात करते हैं तो 96,500 कूलॉम होता है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि यहाँ पर देखिए एक एक मोल की बात की गई है, एक्चुअली में ये क्या है, 1 मोल लिया गया है, 1 मोल है ये भी एक मोल हो गया यहाँ पर, और ये भी क्या है, 1 मोल है यहाँ पर। तो 1 मोल चार्ज में 96,500 जाता है, कूलॉम होता है ये, समझ में आ रही है ये बात। और आपसे पूछ रहा है 500 कूलॉम में कितना होगा, तो जब आपको पता है कि 96,500 कूलॉम में 1 मोल होता है तो क्या आप 1 मोल का नहीं निकाल सकते। या जैसे मैं आपसे पूछ देता कि बताइए 10,000 में जो है 500 पेन खरीदे जा सकते हैं, तो मुझे अगर 500 पेन खरीदना है तो कितना होगा, तो आप सिंपली क्या करेंगे, पहले एक पेन का दाम निकाल के 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मेन यही कंसेप्ट दिमाग में सेट करना है बच्चों की, चार्ज ऑफ 1 मोल कितना होता है, 96,500, इसी को 1 फैरेड भी कहते हैं, इसी को 1 फैरेड कहते हैं। यानी अगर उल्टा लिखेंगे इसका तो लिखेंगे 96,500 कूलॉम जब होता है तो यहाँ पर क्या होता है, 1 मोल होता है, ठीक है। इसीलिए जब 1 कूलॉम की हम बात करेंगे तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, 96,500, इतना मोल हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आपको। तो इसीलिए 1 कूलॉम का जब पता चल गया तो यहाँ पर हम, इसीलिए अगर मान लो यहाँ पर निकालता, देयरफॉर 500 कूलॉम का मैं निकालता यदि, तो 500 कूलॉम का निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 500 कूलॉम का 96,500 मल्टीप्लाई 500, ये मोल में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मोल में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, तो कितना आ गया, ये 5965, ये मोल में आ गया। इसको और कट करते हैं, 5 इकाई 5, 5 तिया 15, नहीं 5 45, 5 9 45 और 193, तो कितना आ गया, 1/193 मोल आ गया। कितना आ गया, 1/193 मोल आ गया।
ये मोल किसका आ गया, मोल ऑफ Ag, सिल्वर का आ गया, ये इतना मोल है। तो आपको पता है कि मोल आपको मिल गया है, मोलर मास आपको मालूम है, तो क्या आप गिवन मास नहीं निकाल सकते? आप नहीं जानते N इज इक्वल टू क्या होता है, m गिवन मास, ये होता है ना गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फार्मूला आप जानते कि नहीं जानते हैं 9th क्लास का? अगर ये फार्मूला आपको मालूम है तो आप यहाँ से निकाल लोगे। कैसे निकल जाएगा? देखिए n की वैल्यू कितनी रख देंगे, 1/193, और गिवन मास को m मान लेते हैं, मान लो, और यहाँ पर ये 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, ग्राम में ही आना है। तो यानी कि आप देखेंगे 108 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 मल्टीप्लाई 193। तो इसको जो आप सोल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू आपके सामने आएगा, जिसकी वैल्यू आएगा 0.70 ग्राम। नहीं 0.70 ग्राम कैसे आएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं ना, एक बार डिवाइड आप कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ जो भी आएगा ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, आप डिवाइड कर लेना यहाँ पर, राइट। सो यहाँ से जो है आपने सीखा, अगर इसी की जगह मान लो H2SO4 होता, ये तो AgNO3 का था, सिल्वर नाइट्रेट का था। सपोज करते हैं, मान के चलते हैं कि अगर AgNO3 होता तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? तो उस कंडीशन में कुछ नहीं करते, बस चेक करते हैं कितना मोल ऑफ चार्ज है। जैसे मान लो कि AgNO3 होता, H2SO4 होता, सपोज करते हैं H2SO4 होता तो कैसा ब्रेक करेगा, 2H प्लस में ब्रेक करेगा और प्लस SO4 2 माइनस में ब्रेक करेगा, बोलो। तो अगर 2H प्लस में ब्रेक करेगा तो यहाँ पर 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फिर लेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 गैस बनाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर 2 मोल में बात होता है, यानी यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिखते कि चार्ज ऑफ 1 मोल 96,500, तो यहाँ पर लिखते चार्ज ऑफ 2 मोल, चार्ज ऑफ 2 मोल, तो कितना हो जाता है 2 इंटू 96,500 कूलम। इसको आप मल्टीप्लाई 0 0 करते, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 13, 9 दूनी 18, 19, तो ये हो जाता है ये 1,93,000 कूलम। उसके बाद फिर निकालते हैं, देखो जी 1,93,000 इस तरीके से सोल्व करके निकालते तो आपका निकल जाता, आगे बन जाता है इसका। खैर ये चीज़ें नहीं पूछा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप निकालेंगे भी तो आपको ले दे के फिर वही फंडा आएगा। यहाँ पर आप 2 मोल में इतना लिखते, ठीक है, कि भाई 2 यहाँ चार्ज ऑफ 1 मोल, चार्ज ऑफ 1 मोल, तो यानी कि इतना कूलम में 2 मोल है, ठीक है, तो 1 कूलम में कितना होगा, तो डिवाइड बाय 2 करते, फिर वो करते, तो ले देंगे, यही कंसेप्ट आएगा। तो ये कंसेप्ट का आपको दिमाग में लेके चलना है। फंडा यही है कि भाई जब चार्ज ऑफ 1 मोल लेंगे तो 96,500 कूलम होता है। चलिए हम अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमने बेहतरीन तरीके से कर लिया है और आपको समझ में भी आया होगा, और इस जैसे और भी सवाल आप कर सकते हैं जो आपके इन टेक्स्ट में भी दिया हुआ है और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गाइड में भी दिया हुआ है। सो हमारा 23 वाला सवाल यहाँ दिख रहा है आपको, हाउ डज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफर फ्रॉम मोलिकुलरिटी फॉर अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सेकंड वाला भी देखेंगे, बट मैं आपको बता दूं इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है कि ये वाला जो डिफरेंस है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी का, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर बार रिपीट करती है, उसी में से ये भी हैं। तो कुछ चीज़ें जो मैं स्पेशल बताता हूँ उस पर ज़रूर फोकस करें और उसको याद भी करना है आपको। तो देखिए ये मैंने लिख दिया है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, टाइम बचे इसलिए मैंने लिख दिया है। फर्स्ट, इट इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन रेट इक्वेशन। जैसे देखिए ये मान ले इक्वेशन लेते हैं MANB, ये मैंने लिया MANB, और C, तो इसका रेट निकालेंगे तो K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाता है, इसका कोफिशिएंट पावर में चला जाता है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों को यहाँ जोड़ देंगे तो यही हो गया M + N, क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया। जबकि हम मोलिकुलरिटी की बात करते हैं तो इट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, आइटम्स मॉलिक्यूल्स जो भी हो सकता है, जैसे A + 2B, तो इसमें आप देखेंगे एक A है 2B है, यानी टोटल 1 + 2 3 इसका मोलिकुलरिटी हो गया। ओवरऑल अगर मोटा मोटी समझे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इक्वेशन लिखने के बाद जो पावर्स उसको सम करने पर आता है, लेकिन मोलिकुलरिटी तो पहले ही आप इक्वेशन को बैलेंस कर देना, बैलेंस करने के बाद जितने रिएक्टेंट्स होंगे वही हो जाएगा। मॉलिक्यूल को ही मोलिकुलरिटी बोलते हैं, मॉलिक्यूल मोलिकुलरिटी, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर ये पावर सम करेंगे तो देखिए ये होल नंबर भी हो सकता है, ये होल नंबर भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये हमेशा होल नंबर होगा, क्योंकि जो सम करके आप पाएंगे, कभी जीरो तो होगा ही नहीं, क्योंकि बिना किसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा।
थर्ड, इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, जबकि ये थियोरिटिकल कंसेप्ट है, थ्योरी से मिलता है, ये बाय एक्सपेरिमेंटल आपको मिलता है। फोर्थ, इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, और ये कभी भी किसी मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बताता, ये केवल काउंटिंग बताता है। आपको एक एक्स्ट्रा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज, कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है बच्चों, उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर 1 मार्क्स में आ जाए तो ये ध्यान रखना, मैं एक और स्टार लगा देता हूँ, ये कुछ चीज़ें आपको नोट करते चलना है, जैसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए, ये चीज़ें तो आपको समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, जो सवाल बी है ये भी फेमस है, 2002 में सवाल ये ऐसा पूछा था, जिसमें से 60% और 90% पे जवाब पूछा था। उसने बोला था कि, जैसे मैं पढ़ के बताता हूँ पहले है क्या, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले बोल दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इज 50% कंप्लीट इन 50 मिनट, मतलब 50 मिनट में आधा कंप्लीट हो जाता है। कैलकुलेट टाइम ऑफ 80% कंप्लीट ऑफ द रिएक्शन, तो 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब इसी के जैसा सवाल 2002 में एक बार पूछा था, जिसमें उसने पूछा था कि जैसे 60% कंप्लीट होने में 100 मिनट लगता है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ये 2002 में पूछा था। अब देखिए 2002 और 2021 यानी लगभग 19 साल बाद, आप देख रहे हैं 19 साल बाद, लगभग बीच में भी कई बार पूछा होगा, लेकिन एक तरह से देखेंगे 2002 और ये, तो ये पूछ चुका है। तो ऐसा कोई भी सवाल आपको नहीं लेना कि भाई ये आएगा या नहीं आएगा, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। देखिए कैसे है, बहुत ईजी है इसको सोल्व करना। मैं आपके सामने इसको ब्लू मार्कर सोल्व करके दिखाता हूँ। जनरली आपको पहले समझना क्या है, पहले तो आपको ये समझना है यहाँ पे कि जो हम लोग सोल्व करते हैं उसका फार्मूला होता क्या है। अगर फार्मूला आपका क्लियर होगा तब तो आप चीज़ें सोल्व कर पाएंगे, फार्मूला क्लियर नहीं होगा तो आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो फार्मूला होता है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, ठीक, और ये होता है log a अपॉन a माइनस एक्स। a इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होता है और a माइनस एक्स क्या होता है, उसके बाद का। t इज इक्वल टू 0 पर जो होता है इनिशियल, और बाद में t इज इक्वल टू टी पर a माइनस एक्स हो जाता है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि t यहां भेज देते हैं, k यहां भेज देते हैं, तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो ये वाला चीज यहां पर मैंने लिख दिया। अब इसी से क्या करना है, दोनों कंसेप्ट आपको कंप्लीट करना है और दोनों से ही आगे बढ़ना है। तो लेट्स ट्राई, अगर 60% है, 50% है, 80% है, 70%, जितना परसेंट की भी बात करेगा, आउट ऑफ 100, हम 100 में से बात करेंगे। तो अगर 100 में से बात करेंगे तो फिक्स है कि हम मान लेंगे कि ए हमारा 100% है, ए को हम 100% मान के चलते हैं, ए हमारा 100% है, और बाकी एक्स वेरी करेगा जो एज ए सवाल में दिया गया है। तो देखिए अगर एक्स वेरी करेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, समझो मेरी बात ध्यान से। अगर हम टी 50% निकालेंगे, हेलो, अगर टी 50% हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.303 अपॉन के जो लिखा है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा लॉग, देखिए ये 100 हो गया और नीचे क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 50 हो जाएगा। अभी हमने टाइमिंग नहीं दिया है, वो 50 मिनट की जरूरत अभी नहीं है, अभी हम रेशियो लेंगे तब जरूरत पड़ेगी, राइट। चलिए दूसरी चीज आप देखेंगे कि अगर मैं यहां पर ले लूं टी, मान लेता हूं 80% ले लेता हूं मैं, अगर टी 80% निकालेंगे तो क्या होगा, तो अगर टी 80% हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग 100, और ये हो जाएगा 100 माइनस 80 हो जाएगा, ये एक्स हो गया 80 हो गया। अब क्या करना है, इन दोनों का रेशियो ले लेना है आपको, क्या करना है इनका आपको रेशियो लेना है। जब रेशियो आप लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ स्पेस दिख रहा है यहाँ पर, चलिए अभी स्पेस यहाँ पर दिख रहा है यहाँ पे, इसको इक्वेशन 1 इसको और आगे इजी करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 2.303 ये हो जाएगा लॉग ये अपॉन के, और ये हो जाएगा देखिए 100 अपॉन नीचे हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 20। ठीक है, अभी लॉग इसमें सोल्व नहीं करेंगे, वैसे आपको लॉग आना चाहिए, और लॉग का जो है एक स्पेशल वीडियो चैनल पे बना हुआ है, आप जाके इसमें देख सकते हैं कि स्पेशल लॉग का आपको पोस्टर भी मिल जाएगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है, रेशियो ले लेना, क्योंकि आपको टी 50% मालूम है, 50 मिनट है, टी 80% आपको नहीं मालूम है। तो अगर मैं रेशियो ले लूँ यहाँ पर टी 50% अपॉन टी 80% का, अगर मैं यहाँ रेशियो ले लेता हूँ टी 50 और टी 80 का, तो क्या हो जाएगा, ये ध्यान समझना, ऊपर में जो है ये देखेंगे ये सब कट जाएगा, यानी मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ, अगर
2.303 अपॉन के, 2.303 अपॉन के, ठीक है। फिर हो जाएगा लॉग, वो हो गया 100 और 5, तो जो है वही लिख देते हैं 100 अपॉन 50, और ये हो जाएगा लॉग 100 अपॉन 20, ठीक, यही लिख देते हैं, जिसमें से ये और ये तो कट गया, कट गया ये। अब ये कट गया तो बाकी सॉल्यूशन बचा अपने हाथों में, तो मैं ब्लैक मार्कर से कर देता हूँ सॉल्यूशन यहाँ पे। तो अगर सॉल्यूशन बचा है तो T50 कितना दे रखा है, 50 मिनट दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ ये हो जाएगा 50, और T80 को T80% ही मान लेते हैं हम लोग। तो लॉग की ही कहानी केवल रह गई, किसकी कहानी रह गई, लॉग की। लॉग में आप यहाँ पर कैसे लॉग को जब सेट करेंगे तो क्या करेंगे, लॉग में आपको जो पढ़ना होता है, आपको लॉग आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा लॉग में कि जब इस तरह की चीज़ें लॉग में आती है जो डिवीजन फॉर्म में होता है, तो वहाँ पर हम कुछ चीज़ें सोल्व करते हैं। तो कैसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा इसको समझते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है 100 और 2 डिवाइड करेंगे, यहीं पर अगर आप कर देते हैं यहाँ पर तो ये 2 हो जाता, और यहाँ करते तो 5 हो जाता। तो ये log 2 हो गया और log 5 हो गया। तो क्वेश्चन में जो है आपके यहाँ पर दे रखा था, मैंने लिखा नहीं था, log 2 की वैल्यू 0.3010 दे रखा, log 3 की वैल्यू दे रखा, log 5 की भी वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है कि दे रखा है। तो सिंपली यार यहाँ से निकाल लो, T80% कितना हो जाएगा, T80% क्या हो जाएगा, देखो log 2 की वैल्यू पुट कर दो, 0.30 दे रखा है, तो 0.30 ही हम ले लेते हैं, आगे जाने से अच्छा है। log 5 की वैल्यू देखो ये कितना हो जाएगा, ये नीचे यहाँ हो जाएगा, log 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.669, और मल्टीप्लाई ये 50 हो जाएगा। इसको आप सोल्व कर दो, आप सोल्व कर देंगे, ये आपका आंसर आ चुका है, आंसर आ चुका है। देखिए ये वाला क्या हो गया, ये ब्रेक कर गया, ये ब्रेक कर गया, ये 0 से ये वाला अब 0, ये वाला ब्रेक कर गया, ये 3 ब्रेक कर गया। इसी तरीके से अगर आप इसको और करेंगे तो 3 से 2 और 3 आ गया। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग मिल जाएगी कि 80% होने में कितना टाइम लगेगा। ये आपको उल्टा हो गया, क्या उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये वाला ऊपर होगा, ये वाला नीचे होगा, कैलकुलेशन एरर थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि देखिए ये नीचे है ना, इसको उल्टा करेंगे हम लोग तो ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ ऐसा बन जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई log 5 आ जाएगा यानी 0.69, और नीचे कितना आ जाएगा log 2 यानी 0.30, ये ब्रेक कर जाएगा, ये ब्रेक करेगा, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 23, तो आंसर कितना आ जाएगा 5 या 15 और 5 10 115 मिनट आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका 115 मिनट्स, ये आंसर आ गया आपका। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पर सोल्व भी किया है, और बहुत बेटर तरीके से हमने सोल्व किया है। तो बच्चों आज का पढ़ाओ इतना ही, अगले पार्ट में हम फिर इसके आगे के सवालों को देखेंगे। और यार बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है इसको आपको सोल्व कराने में, देखो इतना हमें रिटर्न करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं, मैंने इस वीडियो में बताया ना कि रोजाना 4 से 5 घंटे में केवल आपके लिए समय देता हूँ, NIS वाले के लिए स्पेशल टाइम देता हूँ, तब जाके इतना बेटर आपके लिए चीज़ें लेकर आता हूँ। जैसे दूध में से ना ऐसे पूरा वो मेहनत करते हैं तब उसमें से मलाई निकलती है। तो आप स्टूडेंट है तो यार टाइमिंग आपको बढ़ानी पड़ेगी। जितने भी लेक्चर्स क्लासेस मैंने दिए हैं अलग अलग केमिस्ट्री के, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया है, हर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, वो सारे के सारे आपको सीरीज में कंप्लीट करना है। अब इसके लिए हो सकता है एक दिन में 2-3 घंटे आपको समय देना पड़े, तो दो यार, कब अब नहीं दोगे तो कब दोगे। तो ये चीज़ें आपके पास है, चलिए इसी तरह से हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, और वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में आकर बताएं क्या कुछ आपको अच्छा लगा या कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।